नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति का जो अभी का दौरा हुआ था, उस दौरे के दौरान अंबेडकर स्मारक की एक लखनऊ में उन्होंने शिलान्यास किया और इसको लेकर एक तरह की राजनीति करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई। बीएसपी की नेता मायावती ने इसको एक तरह का स्वांग बताया और बीजेपी की दलित प्रेम को एक ढकोसला बताया और ये कहा कि ये पूरा जो कार्यक्रम है, ये पूरी जो योजना है बीजेपी की, ये योजना सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए इस तरह की योजना बनाई गई है। अन्यथा बीजेपी दलित समाज के लिए बीजेपी के मन में कोई प्रेम नहीं है। मायावती की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक दलों में काफ़ी हलचल शुरू हुई। बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया। दूसरे राजनीतिक दलों में से भी किसी ने थोड़ा बहुत बीएसपी को समर्थन देने की कोशिश की, लेकिन बीएसपी ने एक और निशाना इस पर साधा। उसने कहा कि मायावती का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन सब की नीति दलितों के लिए एक तरह की है और ये लोग जिस तरह की राजनीति करते हैं वो राजनीति दलितों के हित में नहीं है। यानी कि एक तरह से इस लखनऊ में जो स्मारक का शिलान्यास हुआ उसके बहाने मायावती ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दलित राजनीति का एकमात्र प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के राजनीति में होने का एक तरह से दावा किया। हालांकि जिस तरह से उनका बयान आया, महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन मायावती ने उसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा और इसके बाद एक तरह की जो वाद विवाद और राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वो भी शुरू हो गया। ये आरोप या इस तरह का बयान मायावती को देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या जो लखनऊ में जो शिलान्यास हुआ उसके पीछे क्या राजनीति है? क्या वाकई में बीजेपी उसको सिर्फ चुनावी मकसद से उसको कर रही है? और क्या इस मायावती के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश में जो दलित राजनीति है उसमें नई तरह का ध्रुवीकरण हो सकता है, या ये सिर्फ एक तरह से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी बात होकर रह जाएगी? इस तमाम इन बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस प्रमुख रहे और इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं ब्रजलाल जी, जिनको उत्तर प्रदेश में एक बहुत खरे और बहुत जाबाज पुलिस अधिकारी के तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। और लखनऊ से तो उनका, जब वो एसएसपी थे तब से लखनऊ से उनका बहुत करीबी रिश्ता रहा है और लखनऊ के लोग, लखनऊ के पत्रकार और लखनऊ का समाज भी उनको वो किस तरह के बिल्कुल बेदाग छवि वाले पुलिस अधिकारी रहे। हालांकि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में एक बार उनके खिलाफ भी सरकार ने बहुत बदले की कार्रवाई की तरह आरोप उनके खिलाफ लगाए थे, लेकिन वो सारे आरोप अंततः अदालत में वो बेगुनाह साबित हुए और आरोप एक आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई करने पर उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे। तो ऐसी छवि के रहे हैं ब्रजलाल जी, आपका स्वागत है। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बातचीत की शुरुआत शरद जी मैं आपसे करना चाहता हूँ। ये जिस तरह का राष्ट्रपति महोदय का जो कार्यक्रम था, महामहिम राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह से वो लखनऊ में आए और लखनऊ में अनेक और बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ उन्होंने एक शिलान्यास भी किया, इस पर जो बयानबाजी की गई है, आपको क्या लगता है? खास तौर पर जो मायावती की तरफ से जो बयान है, क्या इस बयान की कोई जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मायावती जी के साथ, जब भी कोई उनके अतिरिक्त अंबेडकर का नाम लेता है तो उन्हें तकलीफ हो जाती है। उनको लगता है कि उनका कॉपीराइट है, अंबेडकर साहब का कॉपीराइट उन्हीं के पास है, पूरी उनकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है वो। और मुश्किल क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी वैसे साल भर अंबेडकर को याद ना करे, सालों ना याद करे, एक उनके जन्मदिन पे याद कर लेते हैं, सब कुछ ना कुछ ड्रामा करते हैं। मैं सबके लिए कह रहा हूं, सारी पॉलिटिकल पार्टी। और जब चुनाव आता है तब तो सब पूजा करने लगते हैं और इतनी ओवरडोज हो जाती है
कि ऐसा लगता है कि भाई कोई अंबेडकर जी कोई नए आए हैं और ये सारे के सारे लोगों को एकदम से पता लगा है कि अंबेडकर इतने महान थे। तो इससे साफ दिखता है कि अंबेडकर के नाम पे लोग अंबेडकर के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करेंगे। आप इन राजनीतिज्ञों से पूछिए, जो बड़े बड़े जो नाम बड़ा लेते हैं, उनसे पूछिए अंबेडकर साहब का एक मात्र कोई भी प्रिंसिपल कभी जिंदगी में उन्होंने एक बार भी फॉलो किया हो तो। लेकिन अंबेडकर के नाम पे दलित वोट मिल जाए उन्हें, ये दिखाने के लिए सब उमड़ पड़ते हैं। ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है। काश अंबेडकर के जो आइडियल्स थे, अंबेडकर के जो प्रिंसिपल्स थे, वो इस देश में फॉलो होते तो आज हमारा मुल्क कुछ और होता। और ये सारे राज्य, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, और हर जना समझता है कि बस हमने ये कर लिया, एक औपचारिकता निभा दी, तो सारा दलित वोट हमारी तरफ आ जाएगा। ऐसा अब वो चले गए, वो दिन लग गए। जब मेरा ख्याल ब्रिजलाल जी इस पे ज्यादा प्रकाश डालेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि दलित अब वो भेड़ बकरी की तरह से नहीं है जिससे किसी जमाने में समझते थे नेता लोग, पॉलिटिशियंस, और वो सिर्फ अंबेडकर का नाम लेके या किसी और का नाम लेकर के उनको अपने पीछे ले आते थे और उनके वोट का फायदा उठा के सत्ता हासिल करते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल जाते थे, फिर 5 साल बाद याद आते थे दलित। मेरा बिल्कुल तो इसी प्रक्रिया का ये नया रूप है। और बीजेपी ने भी, इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने भी जो किया है, मुझे बिल्कुल लगता है कि वो भी राजनीति ही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अंबेडकर साहब के नाम पे यहाँ पे या ऐसी जगह बनाते जहाँ पे अंबेडकर का कोई मेमोरियल नहीं है। तो और मायावती जी को ये बुरा लग रहा है कि मेरा बनाया हुआ यहाँ ऑलरेडी स्मारक है, और ये दूसरे लोग, हालांकि मायावती जी ने उसके तरह तरह के नाम बदले, कभी उसको स्मारक रखा, कभी कुछ और कर दिया, कभी पार्क रख दिया। तो इस तरीके की चीजें होती रही हैं और मेरा ख्याल आगे भी हमें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। एक तरह से जो मायावती का बयान है वो पूरी तरह से राजनीतिक बयान है, और जैसे कि आपने कहा कि इस बयान की कोई ज़रूरत इस वक्त नहीं थी। लेकिन ब्रजलाल जी, अगर आपसे मैं ये सवाल करूं, यही सवाल कि क्या मायावती को इस तरह का सवाल करना ये वाजिब था, और ख़ास तौर पर राष्ट्रपति जो कि एक तरह से संवैधानिक पद होता है, उन पर इस तरह की तोहमत लगाना और उनके द्वारा होने वाले कार्यक्रम को एक तरह से स्वांग या नौटंकी जैसा कह देना, आपको कितना उचित लगता है या कितना अनुचित लगता है? बिल्कुल, उनका यह बयान बिल्कुल अनुचित है। राष्ट्रपति जैसा जो देश के प्रथम नागरिक है, कोई पॉलिटिक्स के मतलब नहीं है, उनके प्रति टिप्पणी करना बिल्कुल अशोभनीय है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, माननीय रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति हुए तो बहन जी ने उनका उपजाति बताया था, उन्होंने कहा था तो कोरी है। ये चीज कह करके इन्होंने और जातियों में भ्रम पैदा करने की कोशिश किया था राष्ट्रपति के लिए जब वो राष्ट्रपति बने थे। मायावती जी का मैं 2 चीज पर जवाब दूंगा। नंबर 1, स्मारक का उन्होंने कहा, ये चूंकि इलेक्शन आ रहा है तो इसने स्मारक का। मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब रहे, जहां उनका देहांत हुआ, अंतिम सांस लिया, जहां पर वो काफी उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, 26 अलीपुर रोड को भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक बनाया। केवल ना बनाया, दूसरा चैतन्य हिंदू मिल बम्बई, अपना वीडियो देखो। कभी भी कांग्रेस ने सोचा, तमाम दलित उसके लिए करते रहे कि बाबा साहब का चैतन्य भूमि, और बीजेपी ने हिंदू मिल की जमीन ले करके, जब फडणवीस जी थे वहां, तब उसको लिया, उसको बनाया। दूसरा, बाबा साहब का जन्म स्थल महू, जहां उनके पिताजी आर्मी में थे, वहां जहां पैदा हुए, उसको बनाया। नई दिल्ली में जनपथ में स्मारक बनाया। उत्तरी लंदन में, जहां बाबा साहब 1921-22 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, वो जमीन बिक रही थी, उसको ले करके ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन दिख ये नहीं रहा है। तमाम बनाया। नागपुर के बगल में एक जगह थी, बाबा साहब जब देहांत हुआ, कांग्रेस में एक ट्रक में भर के सामान भेज दिया। अब उसको
उसको प्रिजर्व करके वहां बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने पंचतीर्थ बनाया। दूसरा एक आरी इलेक्शन, ये उस समय कोई नहीं था ऐसा कि इलेक्शन नजदीक था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्मारक बना दिया बाबा साहब की, जो महान है, संविधान निर्माता हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जब इनकी सपोर्टेड गवर्नमेंट बनी तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला, उसके पहले नहीं। अब दूसरा आना चाहूंगा, मायावती जी ने भी स्मारक बनाया है, अच्छी बात है, उन्होंने बाबा साहब को हम सब सम्मान करते हैं, पूरा देश सम्मान करता है। लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया, अभी कई लोग जेल गए हैं, अभी मैं अखबार पढ़ा हूं, और कई लोग कतार में हैं। तो बाबा साहब के नाम पर भ्रष्टाचार, तो बाबा साहब की एजेंसी कोई पार्टी नहीं ले सकती। दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब के इसमें इस ऐन मौके पर, इलेक्शन के मौके पर इन्होंने स्मारक, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उस पर मायावती जी चिल्ला रही थी, कांग्रेस भी चिल्ला रही थी, समाजवादी भी चिल्ला थी, दलितों को मार दिया, क्या मारा, तमाम जो है वायलेंट एजिटेशन हुए। उस समय बीजेपी ने अपने वोट बैंक को नाखुश करके तमाम वोट, जिसका मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ, राजस्थान में नुकसान हुआ, इलेक्शन था, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके SC/ST एक्ट को जो मूल रूप था उसमें बीजेपी ही लाई थी। नंबर 2, इस चीज को बहुत कम जानते हैं, मैंने ये पर्चे, जब कमीशन का चेयरमैन था तब मैंने इसको, कि बीजेपी ने क्या किया है दलितों के लिए। SC/ST एक्ट आप सब जानते हो, लेकिन तमाम चीजें जो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने 1116 को अमेंडमेंट किया, दैट इज नोन एज अमेंडमेंट नंबर 1, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2016। किसी की डिमांड नहीं थी और तमाम दलित तो जानते भी नहीं। पहले 22 धाराएं थी इसमें, 25 मोदी गवर्नमेंट ने जोड़ा। क्या जोड़ा है, अभी पंचायत इलेक्शन हुआ है, रिजर्व सीटें होती है, वहां दलित खड़ा होगा, लेकिन दबंग आदमी क्या करता, अपने नौकर को खड़ा कर दिया और बाकी को कहा हम उसको नॉमिनेशन नहीं फाइल होने देंगे, जिससे वो नौकर है उसके पास स्टैंप खाली है। उन्होंने किया नॉमिनेशन रोकना, धमकाना, ये सब SC/ST एक्ट में जुर्म है। ये मोदी गवर्नमेंट ने किया, पढ़ते होंगे, दलित की बारात नहीं निकल दी। जब मैं आयोग का चेयरमैन था तब एक मामला आया था कास, उसमें उन्होंने जेड़ा, बारात निकालना, नया कपड़े पहनना, जूते पहनना, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस इसमें किया। दाढ़ी मूछ मुड़ा देना, चेहरा पोत देना, देवदासी प्रथा जो सदियों पुरानी परंपरा थी, साउथ में दलित लड़की को मंदिर को दान करा दिया जाता, जिंदगी में शोषण होता था, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया मोदी जी ने। तो ये तमाम चीजें जो किया ये मोदी। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, SC/ST एक्ट में, अब मैं बहन जी का रोल बताऊंगा क्या हुआ। पहले मैं बहन जी का रोल, बहन जी जब मुख्यमंत्री होती हैं 2007 में, मैं डेट बता दूं, 21 मई 2007 को इन्होंने आदेश किया था टेक ओवर करने के विदिन वीक। क्या किया था, हत्या का प्रयास, बलात्कार, इनको छोड़ करके दलित कोई मुकदमा लिखाएगा उसमें SC/ST एक्ट नहीं लागू किया। दूसरा किया बलात्कार, महिला है, और उन्होंने कहा बलात्कार में जब तक मेडिकल जांच ना हो जाए तब तक उसका मुकदमा ना कायम करो। कानून का उल्लंघन, और ये चीजें कानूनी रूप से बना नहीं सकती, सेंट्रल एक्ट था, लेकिन दरोगा तो ऐसे मुकदमा नहीं लिखता। और जो मुख्यमंत्री लिखकर कह रही हैं, तो इनके समय दलित पिटते रहे, मुकदमा कायम नहीं। और जब तक SC/ST एक्ट नहीं लगेगा तब तक उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। बहन जी तो सबसे बड़ी दलित विरोधी। दूसरा एस्पेक्ट, बहन जी जब मैं आयोग का चेयरमैन बना तो देखा अखिलेश सरकार में अध्यक्ष, दोनों उपाध्यक्ष, 17 मेंबर में से केवल 5 दलित, बाकी सब बैकवर्ड, उसमें जनरल एवं मुस्लिम भर दिया। उन्होंने बैकवर्ड कमीशन को टच नहीं किया, माइनॉरिटी कमीशन टच नहीं किया। मैंने कहा ये कैसे संभव है, जब तक आयोग के एक्ट में अमेंडमेंट नहीं होगा। तो मैंने जब देखा तो वो अमेंडमेंट माननीय बहन जी ने किया था 21 नवंबर 2007। क्या किया था, ये आयोग सबके लिए खोल दिया जाता, और माननीय अखिलेश जी ने उसको नाम दलित आयोग बना दिया, जो वॉच डॉग था दलितों का। तो मैं बहन जी को कहता हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं, आज इस मंच पर बोल रहा हूं कि वो सबसे बड़ी
दलित विरोधियों में कोई हवम बात नहीं कर रहा, इज अ फैक्ट। जो उन्होंने किया है इसका कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता। बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल, आपने जो बात बहुत कही सही। है वो तथ्यों पर आधारित है और आपके तथ्यों पर तर्क आधारित है। दूसरा, उनका बीजेपी का मायावती जी को, बहन जी को तो शुक्रगुजार होनी चाहिए। भाई इनका जान पर तो द्विवेदी हमारे शरद भाई हैं, क्या घटना हुई थी गेस्ट हाउस कांड। हाँ बिल्कुल। इस कांड कांड में बीजेपी को खासकर बंद द्विवेदी जी दुनिया में नहीं है, बचाया। और बीजेपी जीत जो इनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, इनकी जी सीटें जो थी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी सीटों की आधी नहीं। तो जी ये चीज आज ये कहना, और इन्होंने समाजवादी पार्टी को, खैर वो क्या कह रही हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं नहीं, कर। देखिए ये तो राजनीति में बिल्कुल चलता है। लोग राजनीति में जी एहसान जी बहुत जल्दी भूल जाते हैं और मायावती ने तो एक तरह से बीजेपी जिसने मायावती को राजनीति में स्थापित किया उसको धोखा भी दिया। 2-3 बार सत्ता में समझौता 3 बार। होने के बाद जी 2 बार तो मतलब पद उन्होंने पहले अपना सुख सत्ता का भोगा और बाद में जी जिस तरह से और धोखा में भी दिया वो बीजेपी भी जानती जी है और आप सब लोग जानते हैं। जी हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं और ब्रजेश जी को जोड़ पाना एक बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के वो उन पत्रकारों में हैं जो सबसे ज़्यादा गांव देहातों में घूमते रहते हैं और एक जगह 1-2 दिन से ज़्यादा टिक के नहीं रहते हैं। तो अभी संयोग से आज वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जो अभी महामहिम राष्ट्रपति के लखनऊ दौरे में जिस अम्बेडकर स्मारक को लेकर जो विवाद का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें मायावती ने सीधे सीधे आरोप लगाया है बीजेपी पर कि ये चुनावी वजह से बीजेपी ने ये कार्यक्रम किया है और एक तरह का स्वांग है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? ब्रजेश ब्रजेश जी? शायद अनम्यूट नहीं। ब्रजेश अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं लगता इनको आवाज नहीं जा रही है। चलिए, ब्रजेश जी से अभी संपर्क हमारा जुड़ेगा, उनसे हम फिर बात करेंगे। शरद जी, जो एक बात का जिक्र ब्रजलाल जी ने किया था वो ये कि मायावती ने स्मारक बनाए लेकिन उन स्मारकों में भी नाम अम्बेडकर के नाम पर थे लेकिन उनमें भी घोटाला हुआ। और जब अखिलेश जो समाजवादी पार्टी ने मायावती की पार्टी को, बीएसपी को हराकर उत्तर प्रदेश में जब सत्ता पाई थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी का नारा ही यही था कि जो भ्रष्टाचार जिसने किया है, जनता के पैसे की लूट की है, उन लोगों को चाहे वो मंत्री हो या संतरी, हम सबको सजा दिलवाएंगे। अखिलेश सरकार ने उस मामले में कार्रवाइयां भी शुरू की, जांच भी शुरू हुई, लेकिन वो किसी एक तरह से लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंची। ये बात जरूर है कि उन्होंने लोकायुक्त को जांच दी। लोकायुक्त की जांच भी एक तरह से अदालती आदेश से पूरी हुई और उस आदेश में, उस जांच में लोकायुक्त ने पाया कि बहुत बड़ा घोटाला इसमें हुआ है और लगभग 1400 करोड़ का जो लखनऊ और नोएडा में स्मारक बने हैं उनमें घोटाला हुआ। और उसके बाद फिर वो अच्छा, उन्होंने अब देखिए आ रही होगी। जी, उन्होंने कार्रवाई की बात की लेकिन वो आ रही है कार्रवाई ना? हो नहीं पाई। योगी सरकार ने आने के बाद, जब योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उनका जो पहला कार्यक्रम था शपथ ग्रहण के बाद, वो उन्होंने गोमती में जो रिवर बैंक जो बना है वहाँ वो गए और वहाँ उन्होंने एक बड़ा सामियाना वहाँ लगाया गया था उनके लिए और वहाँ उन्होंने घोषणा की थी कि जो पिछली सरकारों में, यानी कि बीएसपी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार, इन दोनों सरकारों में जो स्मारकों को बनाने में जो घोटाले हुए उनकी हम जांच करेंगे और अपराधियों को सींचों में डालेंगे। हालांकि उसमें भी कम से कम समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ थोड़ा बहुत कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, उसमें कुछ अधिकारी नपे हैं और साथ ही साथ विजिलेंस की जो जांच मायावती के वक्त के स्मारक घोटाले को लेकर थी, उस जांच का भी अदालती आदेश से ही उस जांच पर भी सरकार को कार्रवाई का आदेश देना पड़ा था और योगी सरकार के आने के बाद एफआईआर दर्ज हुई और अब तक उसमें 4 अधिकारियों समेत 2 जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
तो आपको क्या लगता है सरज जी कि क्या ये जो कार्रवाइयां हैं, क्या ये जो सत्ता में आने के बाद स्मारक बनाने का जो खेल है, ये भ्रष्टाचार करने का एक बड़ा आसान तरीका है? क्योंकि इसके बजट को लेकर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक दल आपत्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो ये देखिए, महापुरुषों मायावती जी के साथ ये समस्या शुरू से रही है, और पहला घोटाला उनके दौरान, उनके रेजिम के दौरान वो यही था। उस जमाने में जब पहली बार अंबेडकर पार्क के नाम से ये स्थापित किए गई थी ये जगह गोमती नगर में, तो इन्होंने वहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम होता था जो अंबेडकर क्रिकेट स्टेडियम के नाम पे था, और उसको इन्होंने डिमोलिश करके और अंबेडकर पार्क बनाने की योजना बनाई। और शुरू में ये 150 करोड़ का पार्क था। वो मायावती के जो एडवाइजर्स थे, उन्होंने उनको ये रास्ता दिखाया। ये अफसरों का भी इसमें दोष है, तमाम IAS अफसर इसमें शामिल थे, जिन्होंने ये रास्ता दिखाया कि अगर इसको और भव्य बना दिया जाए तो और पैसा लगेगा, और जितना पैसा लगाया जाएगा उतने ही किकबैक मिलेंगे, उतना ही कमीशन मिलेगा। तो ये बढ़ बढ़ करके जो है, देखते देखते अंत में ये अंबेडकर स्मारक के रूप में इसका जो टोटल एलोकेशन था वो 1750 करोड़, 1750 करोड़ सिर्फ लखनऊ का था, नोएडा का अलग था। टोटल 7,500 करोड़ रुपया इन्होंने विभिन्न स्मारकों में यहाँ पे खर्च किया था। मतलब अब का असली में कितना हुआ था ये तो भगवान जाने, लेकिन 4300 करोड़ का एलोकेशन था, 42 करोड़ खर्च हुआ उसमें से, जो पहली बार जो हुआ था 42। तो उसमें जब ये घोटाले की बात सामने आई तो ये बहुत बड़ा, उसको उन्होंने ये कोशिश कर, उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने कहीं कह दिया कि इन्होंने अंबेडकर के नाम पे अय्याशी का अड्डा बनाया, ये लफ्ज बोले थे मुलायम सिंह यादव ने। तो उसको मायावती जी ने ट्विस्ट दे दिया। मुलायम सिंह का कहना यह था कि जो नाजायज पैसा उससे बनाया गया उससे अय्याशी हो रही है, लेकिन मायावती ने उसको ऐसा ट्विस्ट दिया कि बाद में उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े। तो ये अंबेडकर का नाम की आड़ में, अंबेडकर का नाम लेकर के, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजलाल जी कि जिन्होंने अंबेडकर के नाम पे अपनी राजनीति पूरी चलाई हो, बहुजन समाज पार्टी की, वो अंबेडकर के नाम पे लूटे। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। और ये मेरा ख्याल हर पॉलिटिकल पार्टी जो उनके पार्टी के आइकन होते हैं उन्हीं का नाम लेकर के जो है सारे घपले करते हैं। सोचिए उसकी आड़ में, उसकी छाया में आप कुछ भी कर लो, कोई देखेगा नहीं। और जो पावर में होता है उसको ये बड़ी भारी गलतफहमी होती है कि हम कर रहे हैं, हम तो राज कर रहे हैं, हमें कौन देख लेगा। इसी नजरिए से ये होता रहा है। और जो है हम लोग देखते रहे अलग अलग विभिन्न सरकारों में। जी, ये सही बात है कि हमने हाल के उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा है कि हर सरकार अपने कार्यकाल में स्मारक बनाती है, और स्मारकों के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर स्मारक बनते हैं, और स्मारकों के नाम पर बड़े कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है, निर्माण के। ब्रजेश जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, अभी जो महामहिम राष्ट्रपति के लखनऊ दौरे के दौरान जिस अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास किया गया, उसको लेकर जिस तरह से मायावती ने बयान दिया, आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई में बीजेपी की राजनीतिक चालबाजी है, राजनीतिक दांव है बीजेपी का, या फिर मायावती इसके जरिए अपनी राजनीति करना चाहती? देख गोविंद जी, हुआ क्या है कि पिछले तमाम वर्षों से ये जो स्मारक हैं ये राजनीति के केंद्र में रहे हैं। और स्मारक है, मूर्तियां हैं, मूर्ति स्थापित कर दो, इसके बाद ये दावा करो कि मैं ही इस वोट बैंक का मालिक हूं। आपने देखा कि जिस ढंग से स्मारक बने लखनऊ में या अन्य जगहों पर, जिस ढंग से मूर्तियां लगाई गई, मूर्तियों के लिए दबाव डाला गया, ये लोग समझते हैं, पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोग हैं ये समझते हैं कि ये वोट बैंक का सबसे पाने का सबसे सरल उपाय है। और यदि एक हिस्सा, थोड़ा हिस्सा भी खर्च कर दिया जाए तो उस वर्ग का पूरा वोट मिल जाता है। लेकिन मैं बताऊं आपको, बहुत कुछ बदल चुका है। अभी तक संकेतों और संदेशों से राजनीति होती रही है। अब जहां तक मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं, अब सवाल ये उठता है कि मुझे क्या मिला, मेरे वर्ग को क्या मिला और क्या नहीं मिला, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मायावती को लगता है कि यदि इसका समर्थन कर दिया, इस स्मारक का,
तो जो उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने तो ये समझ के बनाया था कि सारा वोट बैंक आजीवन उन्हीं की साथ रहेगा और उस पर पूरा एकाधिकार उनका रहेगा, तो उसी भाव में वो रहती हैं। और ये उनकी गलतफहमी है। ये चाहे केवल स्मारक से आप वोट नहीं पा सकते हैं, और इसके परिणाम आप देख लीजिए, बीएसपी कहां चली गई है। स्मारक ही नहीं, सवाल ये है कि आप किसका हित करते हैं। मेरे पास 25 उदाहरण हैं। जब मैं 2019 के चुनाव में चलने लगा तो बीएसपी का एक बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता मुझे मिला था यही लखनऊ में, भरत और मायावती सजाती, बीएसपी कैडर। उसने कहा कि मुझसे कहा कि देखिए बहुत बदल गया। मैंने पूछा था कि क्या बदला। उसने कहा कि साहब सरकार इतने दिन 5 साल चली, मुझे मिला कुछ नहीं, पहली बार हमें मिला है कुछ। तो अब इस पूरी धारा बदल गई है। आपको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है, क्या मिलना चाहिए था, बड़ा जोड़ घटाव गांव में होता है, बहुत पूरा नजर रखते हैं। इसलिए कोई सोचे कि एक स्मारक बना के संदेशों से पूरी राजनीतिक जंग जीती जाएगी, ये नहीं संभव है, और ये गलतफहमी का शिकार हैं लोग। सही बात है, बिल्कुल। राजनीति का खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें या राष्ट्रीय राजनीति भी देखें, देश की जनता लगातार परिपक्व हो रही है, और अब जो सिर्फ इस तरह से भावनाओं में बहाकर राजनीति करने की बात थी, उसकी जगह नहीं। ब्रजलाल जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो अगला चुनाव आ रहा है उसमें आप बीएसपी को कहां देखते हैं? देखिए, बीएसपी तो करीब करीब खत्म हो गई। जितने इनके नेता थे, दलित नेता थे, जो मान्यवर काशीराम ने पृष्ठभूमि तैयार की थी, उसको बहन जी ने एक एक करके धाराशायी कर दिया। आज बहन जी के साथ दिक्कत ये है, बहन जी का ये, जैसे और लोग समाजवादी पार्टी में कि भाई कोई मुख्यमंत्री होगा उनके परिवार का होगा, उसी तरह से बहुजन समाज पार्टी आएगी तो कौन होंगी? बहन जी। बहन जी ने अपने भाषणों में ओपन रूप से अपना उत्तराधिकारी बताया। उन्होंने कहा मेरा उत्तराधिकारी चमार ही। तो और जो दलित की बात आप करती है, जिसमें कोरी, धोबी, पासी, वाल्मीकि तमाम हैं, और बहन जी ने दलितों को बांट दिया। दलितों को, मैं डीजीपी रहा हूं, एक होता था सिविल सर्विसेज बोर्ड, जब पोस्टिंग होती थी तो भाई किस जाति का है तो पहले लिया था जनरल कास्ट, बैकवर्ड, दलित। बहन जी ने दलितों में आगे निकलवाया चमार, जाटो, धोबी, पासी, कोरी। और इनके एक बड़े खास अधिकारी थे, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज बोर्ड में लड़ जाता था, तो वो पीछे कहा करते, जो उनके पास सिफारिश जाए तो बोलते 24 कैरेट का है कि नहीं है, मतलब जाटो चमार है तो 24 कैरेट का है, क्योंकि बहन जी उसको अपना वोट बैंक समझती। बाकी और किसी कम्युनिटी का है तो बहन जी खुद जिम्मेदार हैं, जिन्होंने जो बाकी दलित थे, मेजॉरिटी दलित थे, उनको अलग कर दिया। इवन जाटो चमार में भी उन्होंने भेदभाव किया। खुद जाटो थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का पदाधिकारी जाटो बनता था, तो चमार सोचता था हमको नहीं बना रही है, तो एक स्टेज आई चमार भी इनसे नाम था, तो अपना बंटा ढार करने की बहन जी जिम्मेदार। दूसरा सबसे टिकट तो तभी मिलेगा जो ऑक्शन में आप जीतिए। बोलिए। दलित के पास पैसा तो है नहीं, ये झंडा उठाने, नीला झंडा हाथी वाला, किस गरीब दलित को टिकट मिला? किस गरीब ब्राह्मण को, जो समरसतक बात की जाती है, किस गरीब ब्राह्मण को, किस गरीब ठाकुर को, किस गरीब मुसलमान को टिकट किसको मिला? पैसा चाहिए, चाहे अपराधी हो चाहे कोई हो। जब हर जगह से अतीक अहमद हार गए, जो आज अहमदाबाद जेल में सड़ रहे हैं, तो बहन जी ने मुरादाबाद से टिकट, मुख्तार अंसारी को तो पूरे परिवार को दे दिया। तो बहन जी ने जो सीटों का ऑक्शन किया, उसमें जो कार्यकर्ता था, जिसने मेहनत किया था कि दलित के नाम पर ये करेंगी, इन्होंने सबसे पहले बताया कि मैं तो कहता हूं इनसे बड़ा दलित विरोधी, जैसे मैंने कहा SC/ST एक्ट को एक ऑर्डर करके इन्होंने खत्म किया। ST/ST कमीशन वॉच डॉग को इन्होंने 21 नवंबर 2007 को करके सबके लिए खोल करके डाइल्यूट कर दिया। तो इतना बड़ा, दूसरा आप देखेंगे, मैंने कई बार ट्वीट किया है, कहीं अगर दलित में पिता अगर वो ब्राह्मण है, ठाकुर है या बैकवर्ड, तो बड़े जोर से चिल्लाएंगे, लेकिन अगर एक वर्ग विशेष का है, मुसलमान है, अभी जौनपुर आजमगढ़ में घटनाएं हुई थी, दलित पिटे, दलितों के ये हुआ, उस पर कतई नहीं बोलेंगे, इनके लोग जाएंगे नहीं घटनास्थल। तो ये चीजें, आज दलित पढ़ा लिखा दलित है,
उसने सब दे। बाकी ब्रजेश जी बता रहे थे दलित सोच रहा है हमने क्या पाया। बीजेपी की योजनाएं, मेरी माँ को देखा मैंने, अपनी भाभी को, गोबर पाते थे, कंडा तब घर में खाना बनता था। आज हमारे घर में नहीं, सबके घर में गैस है। आज बिल्कुल उज्ज्वला योजना, बिल्कुल तो ब्रजलाल जी, तमाम योजनाएं जो गरीब सेंट्रिक है वो किसने दिया है? मोदी सरकार ने दिया, मान जी मायावती ने नहीं दिया है। तो इसलिए बिल्कुल आजकल हमारी अब समय की सीमा है, समय हमको इजाज़त नहीं दे रहा है। हम इस मुद्दे पर फिर कभी बात करेंगे और फिर आपसे भी तमाम जानकारियाँ लेंगे। फिलहाल ये बात बिल्कुल सही है कि मायावती ने जिस दलित समाज के नाम पर अपनी राजनीति की सत्ता का सुख पाया, उस दलित समाज को कहीं एक किनारे कर दिया, उसको कहीं छोड़ दिया और पैसा उनकी राजनीति का एक तरह से मुख्य केंद्र बन केंद्र गया, और बिंदु। जो पैसा पैसा दे सकता था वही उनके साथ राजनीति कर सकता था। ये इस तरह की बात आई। तो जो दलित एम्पावरमेंट की बात है वो उसके तो एक तरह से मायावती सबसे बड़ी विरोधी रही हैं, ऐसा बिल्कुल जमीनी उदाहरणों से हमको दिखाई देता है। फिलहाल हम इस आज की आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। ब्रजलाल जी आपका धन्यवाद, शरद जी थैंक यू। आपका धन्यवाद, और ब्रजेश जी बहुत थोड़ा समय आपसे हम जुड़ पाए, आपका भी धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको जो हमारा ये कार्यक्रम है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और द फ्री प्रेस के जरिए हम जिस स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमारे भागीदार बने।